कहीं भी आकर मुझे अवगत करा दें कि SC ST OBC पर जब जब अन्य अत्याचार हुआ है तो राहुल गांधी जी ने इस तरीके से संघर्ष किया हो। मैं तो कहूंगा आपके इस मंच के माध्यम से, यदि कांग्रेस भाजपा को हारता हुआ देखना चाहती है और लोकतंत्र को स्थापित करना चाहती है दतिया में, समता, न्याय, समानता, बंधुता, भाईचारे की बात रखना चाहती है, तो दामोदर यादव जी को समर्थन करना चाहिए। और दामोदर यादव जी की जीत संविधान की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी। यह जिन्होंने राहुल गांधी जी को पर्सनल स्वार्थ के चलते सामाजिक न्याय का योद्धा बोला है, वो इस बात को स्वीकार कर सकते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि कांग्रेस मीठा और भाजपा तीखा, दोनों चाचा भतीजे जैसी पार्टियां हैं, ये बहुजन समाज का कभी भला नहीं कर सकती। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज। साथियों, हम विशेष चर्चा में आज बात करेंगे युवा समाज सेवी राहुल भरिया से और जानेंगे आज देश में बहुजन समाज के ऊपर कई अत्याचार ऐसे हो रहे हैं और उसके बावजूद सरकार चुप्पी साधे बैठी है। आखिर इसकी क्या वजह है और क्यों आखिर ये अत्याचार इतने बढ़ते जा रहे हैं। युवा समाज सेवी राहुल भरिया जी हमेशा कई मोमेंटों में आपको देखने को मिले होंगे और हमेशा से ही बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी ऐसे लड़ते रहेंगे। साथ ही हम सीधी बात करेंगे राहुल भरिया जी से और जानेंगे आज जो बड़ा मुद्दा है बहुजन समाज को लेके, आए दिन देख रहे हैं, चाहे वो मेरठ की बात हो, चाहे आगरा की बात हो और चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें कई ऐसे दलित हैं, शोषित हैं, उनके ऊपर अत्याचार हुआ है और जो अपराधी हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहना चाहते हैं राहुल जी? देखिए, आज देश में जो SC ST OBC पर अन्य अत्याचार हो रहा है और जो उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसका सीधा सीधा सिरा जाता है वर्तमान की सरकार। क्योंकि जब देश का नागरिक वोट देता है और वोट देके जब वो जो प्रधानमंत्री चुनता है, तो फिर देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी वो प्रधानमंत्री के कंधों पर रहती है। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, भाजपा की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो इग्नोर कर रहे हैं इस देश के बहुजन समाज को, जिसको हम 85% तबका कहते हैं। और सरकार सुनेगी, सरकार कब सुनेगी? जब चुनाव आएगा। क्योंकि जब चुनाव आता है तो ये हमारे लोगों को अभी तो जातियों में बांट देते हैं। जब हमारे अधिकारों के लिए हम सड़कों पर निकलते हैं या बात करते हैं तो ये हमें जाति के आधार पर, हालांकि मैं उस शब्द को कहना नहीं चाहता, ये उनके कह देने से हम हो नहीं जाएंगे, वो हमें दलित कहते हैं, तो उनके कह देने से हम दलित नहीं हो जाएंगे। क्योंकि संविधान में SC ST, अनुसूचित जाति जनजाति और OBC जो पिछड़ा वर्ग, वो एक संविधान में प्रावधान है, लेकिन वो हमसे कहते हैं। तो चुनाव के वक्त ये हमें हिंदू कहते हैं, लेकिन हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं और बहुजन समाज में तमाम सारे संगठन हैं जो छोटे छोटे दल के रूप में, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, तो जो अन्य अत्याचार हो रहा है, यदि ये चुनाव के समय विश्वास के साथ में, समाज के ईमानदारी से यदि सरकार को चेताने का काम करेंगे तो सरकार हमारी बात मानेगी। लेकिन तमाम सारे जो संगठन है, मैं देख रहा हूँ इस देश में 29 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड संगठन है, यदि उन संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से पूछा जाए कि आपका समाज में क्या योगदान है, आपने संगठन बनाया है, उस संगठन का उद्देश्य क्या है, यदि हमारे जो बहुजन समाज पर अन्य अत्याचार हो रहा है तो उसके ये 29 लाख से ज्यादा जो रजिस्टर्ड संगठन है बहुजन समाज के, वो इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि सरकार जो वर्तमान में भाजपा की सरकार है, वो RSS के एजेंडे से चलती है और RSS कभी भी इस देश में, इस देश के SC ST OBC या जो मूल निवासी है, उनको कभी बुलंदियों पे या ऊंचाइयों पर, या कहूँ तो मैं उन्नति की ओर या समानता की ओर देखना नहीं चाहती। क्योंकि सारा खेल नागपुर से चलता है। जो मोहन भागवत जी कहते हैं वो भाजपा स्वीकार करती है और उन्हीं के RSS के आधार पर ही, क्योंकि RSS की जो विचारधारा है वो शोषणवादी है, असमानतावादी है, जातिवादी है, मनुवादी है। क्योंकि उनका जो, जिनको आइडल मानते हैं, वो
मनुवाद हैं जिन्होंने मनुस्मृति का गठन किया था। तो उसी के आधार से वो इस देश को चलाना चाहते हैं और इसीलिए इस देश पर SC ST OBC पर अन्य अत्याचार हो रहा है। लेकिन यदि SC ST OBC चाहेगा, भाईचारा बनाएगा, तो सरकार को वो जब चुनाव के वक्त जवाब देगा और आगामी चुनाव में वो चुनाव के वक्त भाजपा सरकार को जवाब देगा कि हमने आपको प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमारे ऊपर हर रोज अन्य अत्याचार हो रहा है, चाहे वह मध्य प्रदेश का मामला हो, उत्तर प्रदेश का मामला हो, या भाजपा शासित राज्यों में जहाँ भी है, या कांग्रेस शासित राज्यों में भी अन्य अत्याचार हो रहा है, वो थम नहीं रहा है। तो वो आगामी चुनाव में हम वोट के माध्यम से इस सरकार को, क्योंकि ये देश की जनता है, कुर्सी पर बिठाना भी जानती है और कुर्सी से उतारना भी जानती है। राहुल भाई, एक बात और है, बहुजन समाज के सैकड़ों संगठन, सैकड़ों पार्टियां बन चुकी हैं और सही मायने में देखा जाए तो आज बहुजन समाज का जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है और कहीं ना कहीं एक खुद के स्वार्थ के लिए आज जो संगठन बनाए जा रहे हैं और अपने खुद के हित साधने के लिए या फिर राजनीति करने के लिए, राजनीतिक पार्टियों में जाने के लिए इस प्रकार से हो रहे हैं। क्या लगता है आज के टाइम पे कोई ऐसा संगठन या ऐसा कोई पार्टी समाज में और समाज के हित के लिए आपकी नज़र में कोई काम कर रही है? देखिए सर, ऐसा है, मैं पूर्व में भीम आर्मी का जिला कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ और निरंतर अभी काम कर रहा हूँ मैं। हालांकि मैं अभी भीम आर्मी किसी भी पद पर नहीं, लेकिन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी एक गो माध्यम है बहुजनों के लिए। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में किसी पद की लालसा रखता हूँ, लेकिन सच्चाई है और उस सच्चाई को कहने से मुझे कोई परहेज नहीं है कि वर्तमान में देश में SC ST OBC के साथ में, चाहे वो महिलाएं हों, हमारी बहन बेटियां हों, कहीं भी देश के किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी संभाग में, किसी भी वार्ड में यदि SC ST OBC के साथ में अन्य अत्याचार, भेदभाव होता है, तो मैं खुले शब्दों में कहूँगा इस देश के राष्ट्रीय सांसद हैं, उनका नाम है आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी। वो, हालांकि कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे कि ये राष्ट्रीय सांसद क्यों कह रहे हैं। मैं उनको राष्ट्रीय सांसद इसलिए कह रहा हूँ कि वो नगीना उत्तर प्रदेश से सांसद है, लेकिन देश में किसी भी राज्य में जब SC ST OBC के साथ में अन्य अत्याचार, भेदभाव या उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो सबसे पहले पहुंचते हैं। आप समझो इस बात को। और मैं कहूंगा कि देश में जो SC ST OBC के लोग हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है, विशेष आग्रह है कि यदि आप भीम आर्मी को छोड़ के जिस भी सामाजिक दल में है, राजनीतिक दल में है, क्या उस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक, नेतृत्वकर्ता कभी आपके लिए इस तरीके से सड़कों पर आंदोलन करते हुए या शासन प्रशासन से संघर्ष करते हुए आपने देखा हो तो मुझे बताइए। लेकिन हमने आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को देखा है, वो जहां उन्होंने कह दिया कि पीड़ित परिवार से इतने तारीख को इस समय मैं मिलूंगा, वहां वह पहुंचते हैं। चाहे वह हाथरस का मामला हो और चाहे वह अभी उत्तराखंड के टेहरी का मामला है, ताज़ा मामला है, और अभी उत्तर प्रदेश का एक मेवालाल जी का मामला है, तो वो पहुंचे हैं और प्रशासन ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को रोकने का। तो जब चंद्रशेखर भाई ने इस संगठन का गठन किया था और तमाम सारे लोग साथ में थे 2016 में भीम आर्मी का, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई नोट नहीं बना जो मुझे खरीद ले, ऐसी कोई गोली नहीं डरी जो मुझे मार दे, और ऐसा कोई इस देश में पैदा नहीं हुआ जो मुझे डरा धमका सके। और चंद्रशेखर भाई की उस बात से हम सहमत हैं और निरंतर चंद्रशेखर भाई को कहीं ना कहीं हम अपना आइडल मानते हैं, उनको अपना नेता मानते हैं। तो साथियों, मैं बता दूं आपको, चंद्रशेखर आज़ाद जो कि सांसद हैं नगीना से, और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे और भी कई प्लेटफॉर्म पे कि जहाँ भी आप देखते हैं, चाहे वो अभी हाल ही में हम मेरठ का मामला लें, जो लड़की के साथ रेप करके उसको मर्डर कर दिया था, उस मामले में भी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने
अभी दमदारी तरीके से आवाज़ उठाई है। उससे पहले भी कई ऐसे बड़े बड़े मामले हैं जो राष्ट्रीय लेवल के मामले बन जाते हैं, उसके लिए भी चंद्रशेखर जी जो सांसद जी हैं उन्होंने भी खूबी वहाँ पहुँचे, आवाज़ उठाई और न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया। तो साथियों, जो आज बहुजन मूवमेंट चल रहा है, कहीं ना कहीं आज जो युवा नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं देश में चंद्रशेखर आज़ाद जी, अपने आप में भी एक बड़ी बात है और युवाओं के कहीं ना कहीं वो आइडियल भी बनते जा रहे हैं। आज के समय में बहुजन समाज पार्टी भी एक बहुजन समाज की पार्टी है, लेकिन आज आप देखेंगे अगर सही मायने में आज जो युवाओं की आज पसंद है तो चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में पसंद कर रहे हैं। बाकी सब पार्टियां अपने अपने हिसाब से काम जरूर कर रही हैं, लेकिन आज के दौर में जो युवाओं का दौर है उसमें जो पसंद करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में युवा लग रहा है। अब उसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद फील्ड में आके संघर्ष कर रहे हैं या और भी कोई वजह है। और साथियों, इसके साथ साथ अभी मैं बता दूं, हाल ही में दतिया विधानसभा उपचुनाव भी है और 11 तारीख को जुलाई में अभी वो चंद्रशेखर जी आज़ाद जी एक बड़ी सभा के रूप में करेंगे। उसके लिए क्या अभी से तैयारियां हुई हैं और ग्वालियर से भी कई युवा वहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं, वो भी हम राहुल जी से जानेंगे। राहुल जी, 11 तारीख को पूरी टीम आपकी तैयारी कर रही है, क्या लग रहा है, किस प्रकार से वहाँ पर जो तैयारियाँ हैं आपकी ग्वालियर में कार्यक्रम होने की उम्मीद है? 11 तारीख को दतिया में जो सभा होने जा रही है वह ऐतिहासिक सभा होगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लाखों की तादाद में जनसैलाब उमड़ेगा वहाँ और चंद्रशेखर भाई जी को सुनेगा वो, क्योंकि ये जो चुनाव है ये त्रिकोणीय चुनाव नहीं है। लोग बाग कह रहे हैं ये एकोणी चुनाव है, और एकोणी चुनाव में इसको इसलिए कह रहा हूँ कि जो दामोदर यादव जी हैं उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। और दामोदर यादव जी यदि जीत भी जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो विधायक है। मैं कह रहा हूँ कि ये ठीक है कि एक आप विधायक बनेंगे दामोदर यादव जी जीतने के बाद, परिणाम जो भी हो, लेकिन वो स्वयं में विधायक है, क्योंकि वो अभी से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। उनको लगभग जब से वो उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है और वो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं, तो वो काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं SC ST OBC के लिए। और अभी विपक्षी दलों की बात करें, क्योंकि मैं आज़ाद समाज पार्टी का वहाँ समर्थन करता हूँ, तो बाकी जो पार्टियां वो मेरे लिए विपक्ष में हैं, चाहे वह भाजपा हो या कांग्रेस हो। तो अभी कभी मैंने नरोत्तम मिश्रा जी को नहीं देखा कि उन्होंने SC ST OBC के लिए कोई संघर्ष किया हो, क्योंकि वो तो सरकार में है। और जो कांग्रेस भी है, तो मैंने भी कांग्रेस को कभी ऐसा नहीं देखा कि दतिया में जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके भाई हैं शालिग्राम, उन्होंने वहाँ अनुसूचित जाति से आने वाले एक परिवार के ऊपर उनके भाई ने तो कट्टे से फायर किया, मारपीट की। तो ना तो वहाँ कांग्रेस ने उस मामले को संज्ञान में लिया, और उस संज्ञान को यदि मामले में लिया तो आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और उन्हीं के आश्वासन पर फिर वहाँ डटकर मुकाबला किया दामोदर यादव जी ने और कार्रवाई कराने का काम किया उस शालिग्राम के खिलाफ। क्या लग रहा है दतिया में दामोदर यादव कितना दमखम रखते हैं, क्योंकि उनका मुकाबला सीधा पूर्व गृह मंत्री से है जो कि मध्य प्रदेश शासन के रहे हैं, और जो विधायक हैं जो अभी जिनके कारण उपचुनाव हो रहा है राजेंद्र भारती जी कांग्रेस से, तो उनका वोट बैंक है प्लस भाजपा का वोट बैंक है। एक नया वोट बैंक कैसे बन पाएगा और क्या समीकरण उसमें आप बता सकते हैं कि जो जीत का कारण बनेंगे? देखिए, यदि दामोदर यादव जी हारते हैं तो इस पर शब्दों में कह दूं उसकी जिम्मेदार कांग्रेस होगी, क्योंकि कांग्रेस आज वर्तमान में कांग्रेस का वो हाल है। मैं कांग्रेस को इसलिए कहता हूं, इस बात को दोषी मानता हूं, भाजपा से ज्यादा दोषी मानता हूं, यदि चाहे कोई मेरी इस बात को स्वीकार करे या ना करे, कि लोगों को कहना होता है कि वर्तमान में जो सरकार है हमें उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन क्या हमें विपक्षी दल के नेता का विरोध नहीं करना चाहिए? आज विपक्ष में नेता, प्रतिपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी जी। उन्होंने कभी चंद्रशेखर आज़ाद जी के तरह, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी संघर्ष करते हैं सड़क से लेकर संसद तक, क्या कभी राहुल गांधी जी को जो लोग SC ST OBC के चंद लोग हैं, मेरी नजर में भी हैं, जो पर्सनल स्वार्थ के चलते राहुल गांधी जी को सामाजिक न्याय का योद्धा बताते हैं, कि उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरह संघर्ष किया है? मैंने तो आज तक नहीं देखा, और यदि किसी ने देखा हो तो वो मुझे कहीं भी आकर मुझे अवगत करा दें कि SC ST OBC पर जब जब अन्य अत्याचार हुआ है तो राहुल गांधी जी ने इस तरीके से संघर्ष किया हो। मैं तो कहूंगा आपके इस मंच के माध्यम से, यदि कांग्रेस
भाजपा को हारता हुआ देखना चाहती है और लोकतंत्र को स्थापित करना चाहती है दतिया में, समता, न्याय, समानता, बंधुता, भाईचारे की बात रखना चाहती है, तो दामोदर यादव जी को समर्थन करना चाहिए। और दामोदर यादव जी की जीत संविधान की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी। राहुल जी, आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं ग्वालियर से जाने की और 11 तारीख को एक बड़ी विशाल सभा की भी बात कर रहे हैं। कैसा क्या अभी ग्वालियर से तैयारियां हैं आपकी? कितने लोग लगभग आपके हैं जो ग्वालियर से जाने की उम्मीद है और किस प्रकार की सभा है? देखिए, ग्वालियर से हजारों के तादाद में लोग जाएंगे और हमारी भी पूर्णतः तैयारी है और हम 11 तारीख को सुबह 8 बजे निकलेंगे और हमारे जो टीम है वो टीम साथ में जाएगी। और जब चंद्रशेखर भाई वहाँ आएंगे तो मैं कह रहा हूँ जिस दिन चंद्रशेखर भाई की दतिया में एंट्री होगी, कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी वहाँ देखने को नहीं मिलेंगे आपको। मैं फिर भी अवगत करा दूँ, यदि कांग्रेस वाकई संविधान को मानती है, मैं जानता हूँ इस बात को, राहुल गांधी संविधान को नहीं मानते हैं। और मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद A के तहत हमारे देश का नाम इंडिया, दैट इज भारत है। लेकिन राहुल गांधी जी दिन भर हिंदुस्तान 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 करते रहते हैं। तो राहुल गांधी जी तक ये मेरी वीडियो पहुंच जाए और वो लोग पहुंचाने का काम करते हैं। उनसे मेरा निवेदन है जो राहुल गांधी जी को सामाजिक न्याय का योद्धा बताते हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, राहुल गांधी सामाजिक न्याय के योद्धा कैसे हैं? उन्होंने आज तक दलित, पिछड़े, आदिवासियों का कोई नेतृत्व नहीं किया। सॉरी, मैं वो दलित शब्द मैं बोल गया, मैं उसको बोलना नहीं चाहता। राहुल गांधी तो बराबरी की बात कर रहे हैं और संख्या के अनुपात में बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की, और काफ़ी मंचों पे उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कांग्रेस में और देश में हिस्सेदारी से जो बंटवारा हो एक तरह का, वही जितनी जिसकी संख्या भारी है उतना आदमी की उसके हिसाब से उसका हिस्सेदारी मिले। तो वो तो वही सामाजिक बात कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या कहते हैं? अच्छा, बोल देने से यदि आज मैं यहाँ बैठ के बोल दूं आपके मंच से माध्यम से कि जुमला है जी, मैं बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ बैठ के बोल दूंगा आपके माध्यम से इस देश का वर्तमान का प्रधानमंत्री राहुल भरैया है, तो क्या जनता उसको स्वीकार कर लेगी? भक्त स्वीकार कर सकते हैं, या जिन्होंने राहुल गांधी जी को पर्सनल स्वार्थ के चलते सामाजिक न्याय का योद्धा बोला है वो इस बात को स्वीकार कर सकते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि कांग्रेस मीठा और भाजपा तीखा, दोनों चाचा भतीजे जैसी पार्टियां हैं, ये बहुजन समाज का कभी भला नहीं कर सकती। अब बात आती है भागीदारी की, तो मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में ओबीसी की जाति जनगणना करा दी और ओबीसी की जाति जनगणना कराने के बाद उन्होंने जाति के आंकड़े भी सार्वजनिक किए हैं। तो उससे पता चला कि किस समाज की कितनी जनसंख्या है, किसके पास धन है, किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कितनी जायदाद है। राहुल जी, एक चीज है कि आप कांग्रेस को ज्यादा खतरनाक समझ रहे हैं या बीजेपी को? मेरे लिए तो दोनों ही है, एक सांप नाक है दूसरा नाक नाक है। मैं कांग्रेस के लिए इसलिए बोलता हूँ, यदि आज जो मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ वो बाबा साहब के त्याग, बलिदान, संघर्ष और भारतीय संविधान की बदौलत है, इसलिए मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ। और दावे के साथ फिर कह रहा हूँ, यदि इस देश में कोई महिला विरोधी है तो भाजपा के साथ साथ वो कांग्रेस भी है, यदि इस देश में कोई संविधान विरोधी है तो भाजपा के साथ साथ वो कांग्रेस भी है, यदि इस देश में भाजपा के साथ साथ यदि बाबा साहब का कोई विरोधी है तो भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी है। कैसे है महिला विरोधी कांग्रेस? कैसे? क्योंकि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया और जब बाबा साहब ने उसको 1952 के समथिंग जब उसको रखा सदन में तो वो अस्वीकार किया गया, कांग्रेस के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, जिसके चलते बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। यदि कांग्रेस बाबा महिला समर्थन में होती तो बाबा साहब का समर्थन करती। बाबा साहब ने अपने पर्सनल लिए कुछ तो कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन बाबा साहब को कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो यही कारण है कांग्रेस के पतन होने का? क्या नहीं पता नहीं, आप चले जाओ ना, मैं आपको और भी बात रखता हूँ, कांग्रेस आपको आने वाले समय में दूरबीन से भी देखने में नजर नहीं आएगी और भाजपा भी आने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है, जब तक इस देश में ईवीएम रहेगी तब तक इस देश में कांग्रेस भाजपा की सरकार आएगी। लेकिन मतलब ईवीएम भी एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं उसको बताऊंगा, क्योंकि बावन मिश्राम साहब हैं जो इस ईवीएम की लड़ाई मुखरता से लड़ रहे हैं और काफी सालों से लड़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन मैं कह दूं कि इस ईवीएम की लड़ाई को यदि कोई कमजोर करने का काम कर रहा है
तो वो राहुल गांधी जी और कांग्रेस है जो इस ईवीएम की लड़ाई को कमजोर करने का कांग्रेस ही ईवीएम लेके आई 1984 में इस ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस पार्टी है। और फिर से कह दूं दावे के साथ में राहुल गांधी जी तक पहुंचे, जिसके पास पहुंचते वीडियो पहुंच जाए, जो एफआईआर कराना चाहता है करा दे। आज कांग्रेस लग नहीं रहा उस हिसाब से जैसे विरोध होना चाहिए, कांग्रेस ईवीएम का नहीं करती उस हिसाब से। रीजन है, कांग्रेस इस ईवीएम का विरोध इसलिए नहीं करती क्योंकि इस ईवीएम को 1984 में लाने वाली कांग्रेस पार्टी, और जब भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी और नरेंद्र मोदी जी और उस समय अटल बिहारी जी भी थे, तो उनको लगा कि यार कुछ तो मामला गड़बड़ है, कांग्रेस इस कदर कैसे चुनाव जीत रही है। तो तमाम सारे वो लंबा चर्चा का विषय हो जाएगा। तो भाजपा को पता चला कि ईवीएम का एजेंडा है, मतलब कहीं ना कहीं कोई तीसरा ईवीएम के एजेंडे से कांग्रेस जीत रही है। तो फिर जब पिटीशन लगाई भाजपा के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, तो वो पिटीशन जल्दी स्वीकार होने वाली थी। तो फिर उन्होंने कहा कि जब ईवीएम पे आप लोकतंत्र की हत्या करेंगे, तो जो लोकतंत्र की हत्या करेगा तो क्या वो बचेगा इस देश में। तो आज ईवीएम के कॉन्टेक्ट बेस पे ये है, और जो राहुल गांधी जी यदि इस देश में प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो ईवीएम के माध्यम से ही बनेंगे, बाकी इस देश की जनता उनको भी नकार चुकी है। क्योंकि अब तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस 99 चुनाव लड़ी है और 99 के 99 चुनाव कांग्रेस हारी है। इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार नहीं किया ईवीएम के माध्यम से। अब हमको वोट का एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तो वोट देते हैं। तो लोग अब जो प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, तो जाहिर सी बात है देश के प्रत्येक नागरिक के प्रधानमंत्री, और वो अब लोगों को स्वीकार भी करना पड़ता है कि हाँ प्रधानमंत्री। राहुल जी, क्या एक बड़ा परिवर्तन युवा चाह रहा है कि भाई एक बड़ा परिवर्तन हो, जिसमें जैसे कि आप बता रहे हो ऐसी कौन सी पार्टी, जैसे कि और भी कई पार्टियां हैं जो कहती हैं कि भाई कांग्रेस भाजपा दोनों मतलब देश को लूट रही है, या फिर कांग्रेस ने लूट लिया है, भाजपा को लूट रही है। इस प्रकार से कौन सी पार्टी इस समय ऐसी है जो देश को एक अच्छे उस रास्ते पे ले जा सकती है, या देश में जो लोग रहते हैं उनका भला कर सकती है, ऐसी कौन सी आपकी नज़र में पार्टी है? अब हालांकि मेरे कह देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझसे सवाल पूछा गया तो मैं रहूँगा, ये देश का जो बहुजन समाज है, वो बुद्धिजीवी वर्ग तो है, वो बात ही करेगा, उसकी चल नहीं पाती। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहूँगा उनको विचार करना चाहिए कि आपने कांग्रेस को भी देखा, आपने भाजपा को भी देख लिया, कांग्रेस ने आपको क्या दिया क्या नहीं दिया वो देश का प्रत्येक नागरिक जानता है, और भाजपा आपको क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है वो भी देश का प्रत्येक नागरिक जानता है। तो मेरा इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है कि आपको एक बार भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को मौका देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जाएगी भाजपा आएगी, और भाजपा आएगी कांग्रेस जाएगी, तो आपके लिए क्या बदल जाएगा। मैं कहता हूं ना कि यदि आज जो जिस व्यवस्था में जो SC ST OBC के हालात है, क्या उसकी कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, यदि कांग्रेस ने जनसंख्या के अनुपात भागीदारी सुनिश्चित कर दी होती, SC ST OBC का जो आरक्षण है, जो कि ये उनका संवैधानिक अधिकार है, यदि उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया होता तो हर रोज जो आरक्षण पे एक हमला किया जाता है कि आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, वो आज ये हालात नहीं होते हैं। तो देश के खासकर युवाओं से मेरा विशेष निवेदन है कि आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को एक बार अवश्य मौका दें। सबको देगा बार बार, दतिया में अब की बार केतली की सरकार।